दोस्तों, आज की हमारी कहानी महाराष्ट्र की मुंबई में रहने वाले एक शख्स की है जिसका नाम नरेश है, जो कि पेशे से एक कार ड्राइवर हैं। तो चलिए अब ये कहानी नरेश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है और मैं महाराष्ट्र में मुंबई का रहने वाला हूं और पेशे से एक कार ड्राइवर हूं, जिसे आम बोलचाल में लोग टैक्सी ड्राइवर भी कहते हैं। वैसे मेरा जन्म तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन आज से कई साल पहले मेरे पिताजी हीरो बनने के चक्कर में मुंबई आए थे। वो हीरो तो नहीं बन पाए, लेकिन एक ड्राइवर जरूर बन गए और उन्हीं की बदौलत मैं भी एक ड्राइवर बन गया। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरे पिताजी को देखकर मैंने ड्राइवर बनने का जो सपना देखा था वो पूरा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। मुझे इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी ड्राइविंग लाइफ में मेरे साथ कोई ऐसी घटना होगी जिसके होने के बाद मुझे इस दुनिया के पर्दे के पीछे चलने वाली एक दूसरी दुनिया के बारे में भी पता चलेगा। लेकिन वो दुनिया दिखने में इतनी ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जब मैं उस दुनिया के लोगों से रूबरू हुआ तो वो लोग दिखने में इतने ज्यादा भयंकर और डरावने थे कि अगर अकेले में रात के समय कोई भी इंसान उन लोगों से आमने सामने हो जाए तो उनको देखकर उसकी तो वहीं पर हार्ट अटैक आने से मौत हो जाएगी। क्योंकि उस दुनिया को देखकर डर का स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन पता नहीं, जब मेरे साथ वो घटना हुई तो उस वक्त मुझे हार्ट अटैक क्यों नहीं आया और उस वक्त मैं कैसे बच गया। उस दिन मैं बच गया, इसी वजह से आज आप लोगों को मेरे साथ हुई वो आप बीती मैं बता पा रहा हूं। दरअसल आज जिस घटना के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वो आज से कुछ साल पहले की है। जब वह घटना मेरे साथ हुई तो मुझको इस चीज का एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ एक पानी का बुलबुला है जो कि कभी भी फूट सकता है। तो इसीलिए जिंदगी को हर पल हंसी खुशी और खा पी कर जीना चाहिए, क्योंकि जीवन में कब आपके साथ क्या हादसा हो जाए और कब आपको इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना पड़ जाए, इस चीज का कोई भी भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों से भी कह रहा हूं कि जब तक भी जी रहे हो हंसी खुशी और मस्ती से जियो, क्योंकि आपको इस चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि अगले कौन से पल में आपकी मौत हो जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इन सब चीजों का इतना ज्यादा अनुभव कहां से आया, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सिर्फ उस एक घटना ने मुझे इन सभी चीजों का इतना ज्यादा अनुभव करा दिया है कि उसके होने के बाद मैं ना ही तो ये सोचता हूं कि मैं कितने दिन जीऊंगा और ना ही मैं ये सोचता हूं कि मैं मेरे जीवन में आगे ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा, क्योंकि इंसान का सोचा हुआ कभी भी उसके साथ नहीं होता है। मुझे कार ड्राइविंग का काम करते हुए आज लगभग 7 से 8 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 7-8 सालों में मेरे साथ कभी भी कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसकी वजह से मुझे डर का थोड़ा बहुत भी एहसास हो। लेकिन आज से लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई जिसके होने के बाद मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि इंसान को कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि उसके साथ कभी भी उस स्तर की घटना हो सकती है जिस स्तर पर उसको डरना पड़ सकता है। मैं भी हमेशा लोगों से यही कहता था कि मुझे किसी भी चीज का डर नहीं लगता है और मैं रात को गाड़ी चलाकर कहीं भी जा सकता हूँ। ना ही तो मुझे किसी रास्ते का डर लगता है और ना ही किसी और चीज का। लेकिन जब मेरी साथ वो घटना हुई तो उस घटना के होने के बाद मुझे इस चीज का अंदाजा हुआ कि डरना जरूरी है। दरअसल जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं एक कार ड्राइवर हूँ और मैं अपनी कार को अक्सर लंबी लंबी बुकिंगों में चलाया करता हूँ और मेरी कार को सिर्फ वही लोग लेकर जाते हैं जो किसी लंबी दूरी पर घूमने के लिए या फिर किसी अन्य काम से जाते हैं। आज मुझे कार चलाते हुए काफी साल हो चुके हैं, तो अब इस मार्केट में
मेरी काफ़ी अच्छी खासी पहचान भी हो चुकी है और इसी वजह से अब आए दिन मेरे पास बुकिंग आती ही रहती है। और इसी तरह एक दिन मेरे पास एक कॉल आता है जिसमें कि मेरा ही एक आदमी मुझे फ़ोन करके कहता है कि अरे नरेश, एक बुकिंग है, अगर तू कहे तो उसको फिक्स कर दूं। तभी मैं उससे पूछता हूं कि पहले बुकिंग के बारे में बताओ कि बुकिंग कहाँ की है और कितने लोग हैं। तो वो मुझसे कहता है कि 5 लोग हैं और उन्हें कोलकाता जाना है। जब मैं उस आदमी के मुंह से ये बात सुनता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि अगर उन्हें कोलकाता ही जाना है तो वो मुंबई से इतनी दूर कार से ही क्यों जाना चाहते हैं, उन्हें तो कोई प्लेन या फिर ट्रेन की टिकट करवा लेनी चाहिए। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि वो लोग टूरिस्ट हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और इसी वजह से सफ़र भी काफ़ी लंबा रहेगा। वो बीच बीच में उनकी जो जगह फिक्स की हुई है उनके ऊपर घूमते हुए जाएंगे, तो इसी वजह से तेरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अब उन दिनों एक तो बारिश का मौसम था और उस दिन भी सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। तभी मैं उस आदमी से कहता हूँ कि यार, आज तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे में इतने लंबे सफ़र पर निकलना शायद ठीक नहीं रहेगा। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि अरे, तू इस चीज़ की इतनी क्यों सोच रहा है, सामने वाली पार्टी काफ़ी अच्छी खासी पैसों वाली है और बुकिंग के पैसों के अलावा तुझे और भी कई टिप वगैरह मिल जाएंगी। मेरे हिसाब से तुझे इस बुकिंग को डन कर देना चाहिए। जब उस आदमी ने मुझसे इतना कहा तो फिर मैं उसको हाँ कर देता हूँ, क्योंकि वो हमेशा मुझे महीने में 5-7 बुकिंगें दिलवाता रहता है और अगर मैं उसको इस चीज़ के लिए मना कर देता तो फिर क्या पता आगे चलकर वो मुझे कोई बुकिंग दिलवाता या फिर नहीं दिलवाता। इसीलिए मैं उससे कहता हूँ कि ठीक है, तुम उन लोगों से हाँ कह दो और उन लोगों से ये पूछकर मुझे बता देना कि मुझे कब, कहाँ और कितने बजे पहुँचना है। तभी वो आदमी मुझसे कहता है कि मेरे पास उन लोगों का एड्रेस है और मैं तुझे वो मैसेज कर रहा हूँ, तू उस एड्रेस पर आज रात को ठीक 2 बजे पहुँच जाना। उस आदमी के इतना कहने पर मैं उसको तो हाँ कहकर फ़ोन काट देता हूँ, लेकिन फ़ोन काटते ही मेरा दिमाग थोड़ा ठनकता है और मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि उन लोगों को रात के 2 बजे ही अपने घर से क्यों निकलना है, वो लोग दिन के समय भी तो निकल सकते हैं। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की मैसेज वाली रिंगटोन बजती है और उस रिंगटोन के बजते ही मैं फ़ोन की तरफ देखता हूँ तो उसमें उस आदमी का मैसेज आया हुआ था और उसने उन लोगों का एड्रेस मुझे भेज दिया था जहाँ से जाकर मुझे उन लोगों को पिकअप करना था। अब उस मैसेज के हिसाब से मुझे उसी रात 2 बजे उस जगह पर पहुँचना था और उन लोगों को वहाँ से अपनी कार में बैठाना था। दरअसल मेरे पास एक 7 सीटर कार है और इसी वजह से 5 लोगों के होने के बावजूद भी मैंने उस आदमी को इस बुकिंग के लिए हाँ कर दी थी। इसके बाद जैसे ही रात होती है तो रात के 12 बजते ही मैं उस एड्रेस के लिए अपनी कार को लेकर अपने घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि उस एड्रेस का डिस्टेंस मेरे घर से लगभग 2 घंटे का था। अब मैं कार चलाते हुए फिर से अपने दिमाग में वही चीज़ सोच रहा था कि इन लोगों को अगर कहीं घूमने के लिए निकलना ही था तो इन्होंने मुझे दिन में क्यों नहीं बुलाया, आखिर रात में ही क्यों बुलाया। लेकिन आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन के वक्त तो सोता रहता है और रात के वक्त पूरी रात जागता रहता है और पूरी रात चलता है। यानी कि मुंबई में लोग जितना दिन के वक्त अपने घरों से बाहर नहीं निकलते, उससे कई गुना ज़्यादा रात के वक्त निकलते हैं, क्योंकि देखने में मुंबई रात के वक्त ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। लेकिन इसी खूबसूरती के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देते हैं और उन हादसों के होने के बाद जो भी लोग उनके बारे में सुनते हैं तो उनके बारे में सुनते ही उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस चमकती धमकाती मुंबई की चकाचौंध के पीछे कभी कुछ ऐसा भी हो सकता है। इसका उन लोगों ने कभी सोचा नहीं था और शायद आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में मैंने कभी अपने दिमाग में सोचा भी नहीं था कि आज मैं जिस बुकिंग पर जा रहा हूँ वो शायद मेरे जीवन की आखिरी बुकिंग होने वाली है। जब मैं अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे रात के वक्त ही क्यों बुलाया, तो तभी इसके साथ साथ ही मेरे दिमाग में एक ख्याल और आता है कि इन रईस लोगों के यही शौक होते हैं, दिन में तो सारे दिन सोते रहते हैं और रात के वक्त भूतों की तरह घूमते रहते हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे दिमाग में सोची हुई ये एक लाइन आगे चलकर मेरे लिए इतनी ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली है। दरअसल जब समय के साथ साथ मैं उस एड्रेस पर पहुंचता हूं तो मैं देखता हूं कि वह एड्रेस एक सुनसान गली का है और वो इलाका भी उस चमक धमक वाली मुंबई से काफ़ी दूर था। और उस सुनसान इलाके को देखकर मैं सोचता हूं कि ये भी मुंबई का ही एक हिस्सा है।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि मुंबई तो रात के वक्त इतनी ज्यादा चमकती है कि उसको देखकर बाहर से आया हुआ आदमी तो यकीन ही नहीं कर पाएगा कि ये दिन हो रहा है या रात। और इस मुंबई में ये एक ऐसी जगह थी जहां पर चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। और उस गली में जब मैं अपनी कार लेकर गुजर रहा था तो मैंने कार चलाते हुए ही उस गली के मकानों में दोनों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई। तो वो मकान दिखने में काफी ज्यादा सुनसान और पुराने दिखाई दे रहे थे और किसी भी एक सिंगल मकान में भी लाइट नहीं जली हुई थी। उस जगह को देखकर पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे कि गांव में रात के उस वक्त इतना सन्नाटा फैला रहता है, उसी तरह उस जगह पर भी उस रात उतना ही सन्नाटा फैला हुआ था। तभी उस एड्रेस में जितने मकान नंबर पर मुझे पहुंचने के लिए कहा गया था, उस मकान नंबर पर मैं पहुंच जाता हूं और उस मकान नंबर पर पहुंचकर मैं अपनी कार का हॉर्न बजाता हूं। और जब मैंने मेरे हाथ में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 2 बजने में 10 मिनट बाकी थे, यानी कि मैं उस एड्रेस पर 10 मिनट पहले ही पहुंच गया था। अब मैंने अपनी कार का 2-3 बार हॉर्न बजाकर अपनी कार को वहीं पर बंद कर दिया। और क्योंकि मैं इतनी दूर से कार चलाकर आ रहा था तो मैंने सोचा कि ये लोग अपने टाइम पर बाहर अपने आप ही निकल आएंगे और तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। इसके बाद मैं अपनी सीट को थोड़ा पीछे की तरफ करके कार में ही लेट जाता हूँ और तभी पता नहीं अचानक मुझे नींद आ जाती है। अभी मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे मेरे कानों में मेरी कार के शीशे के खटखटाने की आवाज़ सुनाई देती है। और जब मैं अचानक से उठकर देखता हूँ तो शीशे के बाहर का नज़ारा देखते ही अचानक से चौंक जाता हूँ और एक पल के लिए तो बहुत तेज डर जाता हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरे शीशे के बाहर एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके सिर के बाल खुले हुए थे और वो उसके चेहरे के दोनों तरफ आगे की तरफ लटक रहे थे और वो अपने हाथ से मेरी गाड़ी के शीशे को लगातार खटखटा रही थी। और जैसे ही मेरी आंख खुलती है तो वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराती है। तभी मैं डरते डरते अपनी कार का शीशा नीचे करता हूँ और जैसे ही मैं शीशा नीचे करता हूँ तो वो लड़की मुझसे कहती है कि अरे, तुम्हें अपने काम से थोड़ा बहुत भी लगाव नहीं है क्या? मैं कब से तुम्हारी कार का शीशा खटखटा रही हूँ। तुम वही ड्राइवर हो ना जो हम लोगों को आज लेकर जाने वाले हो? तभी मैं उस लड़की से कहता हूँ कि हाँ, मैं वही हूँ। आप सिर्फ 5 लोग ही हो ना? तो वो मुझसे कहती हैं कि हाँ, हम 5 लोग ही हैं और अब तुम गाड़ी से नीचे उतरो और फटाफट हमारा सामान गाड़ी के अंदर रखवाओ। जब उस लड़की ने मुझे ये कहा तो मैं फटाक से अपनी गाड़ी का फाटक खोलता हूँ और उसके साथ उस मकान के अंदर जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस मकान के अंदर जाता हूँ तो उस मकान को देखकर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि वो मकान दिखने में काफी ज्यादा पुराना और गंदा सा दिखाई दे रहा था। उस मकान को अंदर से देखने पर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इसमें कोई इंसान रहता होगा, क्योंकि वहां पर चारों तरफ काफी कूड़ा करकट फैला हुआ था। तभी मैं उस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ और जब मैं उस घर के अंदर गया तो मुझे वहां पर अंदर की तरफ एक लड़की जो मेरे साथ अभी बाहर से मुझे उठाकर अंदर आई थी और 2 औरत और 2 आदमी दिखाई देते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर वो 5 लोग थे। तभी उनमें से अंदर जो औरतें थीं, उनमें से एक औरत मुझसे कहती हैं कि हमारा ये सामान है, इसको उठाकर तुम फटाफट अपनी गाड़ी में रखो, उसके बाद हम लोग निकलते हैं। तभी मैं उस सामान की तरफ उसको उठाने के लिए बढ़ता हूँ। दरअसल वहां पर 5 बड़े बड़े बैग रखे हुए थे। अभी मैं उनके पास पहुंचकर फटाक से 2 बैगों को अपने दोनों हाथों में उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उनको उठाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे उन बैगों में काफी ज्यादा वजन महसूस होता है और वो वजन इतना ज्यादा था कि मैं उनको उठा भी नहीं पा रहा था। तभी मैं एक बैग को छोड़ देता हूँ और सिर्फ एक बैग को ही उठाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मुझे इस चीज का ताज्जुब होता है कि मैं अपने शरीर की पूरी ताकत लगाने के बाद भी अकेला उस एक बैग को नहीं उठा पा रहा था। तभी मैं उन लोगों से कहता हूँ कि आपने आखिर इन बैगों में ऐसा क्या रखा है जो इसमें इतना ज्यादा वजन है? तभी वह औरत मुझसे कहती है कि थोड़ी ही देर में तुम्हें सब पता चल जाएगा, अब तो तुम हमारे साथ चल ही रहे हो, तो इन बैगों में क्या है वो आगे चलकर तुमको सब पता चलने वाला है। जब उस औरत ने मुझे ये कहा तो मैं उससे कहता हूँ कि मैं अकेला इतने वजन को नहीं उठा पा रहा हूँ, आप में से कोई एक आदमी आकर मेरी मदद कर दीजिए। अभी मैंने इतना कहा ही था तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, अरे यार, तुम आजकल के नौजवान भी बहुत कमजोर हो। और मुझसे इतना कहते कहते ही वो मेरे पास आता है और वो अपने दोनों हाथों में उन्हीं दोनों बैगों को उठा लेता है
जिनको पहले मैं उठाने की कोशिश कर रहा था, और मैं तो अपनी पूरी कोशिश करके दोनों बैगों में से एक बैग को भी नहीं उठा पा रहा था। और वो आदमी बड़ी ही आसानी से उन दोनों बैगों को उठाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है, और उसको इस तरह से इतनी आसानी से उन बैगों को उठाते हुए देखकर मुझे बहुत ज्यादा अचंभा होता है। मैं सोचता हूँ कि अभी जिस एक बैग को मैं अपने पूरे शरीर की ताकत लगाकर नहीं उठा पा रहा था, उसके जैसे दो बैगों को मेरी तरह दिखने वाला सामान्य सा आदमी आखिर अकेला ही कैसे उठाकर बाहर लेकर जा रहा है। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि तभी वह दूसरा आदमी भी आता है, और वो भी उसी तरह उन बैगों को उठाकर चला जाता है। और फिर उसके बाद वो दोनों औरतें और वो लड़की भी मेरे पास आती हैं, और उनमें से एक औरत मुझसे कहती है कि एक बैग को तुम दूसरी तरफ से हाथ लगाओ और एक तरफ से मैं उठाती हूँ। और इस तरह से सभी लोग एक एक करके उन सारे बैगों को बाहर मेरी कार के पास लेकर जाते हैं। इसके बाद मैं पीछे जाकर मेरी कार की पीछे वाली डिग्गी को खोलता हूँ, और उसके बाद उन सारे बैगों को मेरी कार के अंदर रखवा देता हूँ। उन सभी बैगों को कार में रखने के बाद वो लोग एक एक करके मेरी कार के अंदर बैठ जाते हैं। उन लोगों के कार में बैठने के बाद मैं भी अब मेरी ड्राइविंग सीट की तरफ कार में बैठने के लिए जा ही रहा था कि तभी एकाएक मेरी नज़र कार के पीछे वाले टायरों की तरफ जाती है, और मेरी कार के पीछे वाले टायर अब मुझे काफ़ी ज़्यादा दबे दबे दिखाई दे रहे थे। और दिखाई देते भी क्यों ना, उन बैगों में वज़न ही इतना ज़्यादा था, और उस इतने वज़न के अलावा वो 5 लोग भी कार में बैठ गए थे, और अब मैं भी बैठने ही वाला था। इतने वज़न से गाड़ी का टायर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ बैठा बैठा दिखाई दे रहा था। उस टायर को इस तरह से देखकर मैं सोच रहा था कि कल ही तो मैंने गाड़ी के दोनों टायरों में अच्छी तरीके से हवा दिलवाई थी, और फिर अचानक से यह टायर इतने ज़्यादा क्यों बैठ रहे हैं। और उनको देखकर मैं सोचता हूँ कि कहीं रास्ते में इस इतने भारी वज़न की वजह से गाड़ी का कोई टायर फट ना जाए। और अब यही सोचते हुए मैं आकर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाकर बैठता हूँ तो मुझे गाड़ी में बैठते ही एक चीज़ बहुत अजीब लगती है। दरअसल जब मैं गाड़ी में बैठा तो मैंने देखा कि उस घर की एक औरत मेरे बराबर में ही फ्रंट सीट पर बैठी हुई है, और जो उस घर के 2 आदमी थे वो गाड़ी में सबसे पीछे की तरफ बैठे हुए हैं, और एक लड़की और वह दूसरी औरत बीच वाली सीट पर बैठी हुई है। अमूमन मेरे साथ आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। घर के जो मर्द लोग थे उनमें से ही कोई एक बड़ा आदमी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठता था, लेकिन आज वह औरत फ्रंट सीट पर बैठी थी। तभी उस चीज़ को मैं नज़रअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और फिर वहाँ से निकल पड़ता हूँ। अभी हम लोग रास्ते में जा ही रहे थे, तभी मुझे एक बहुत ही अजीब सी चीज़ महसूस होती है कि वो लोग गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए हैं और आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। और जब वह लोग आपस में कोई भी बात नहीं कर रहे थे तो चुप्पी के माहौल में मुझे नींद सी आने लगती है। इसी वजह से मैं मेरी कार में गाने चला देता हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। जब मैं अपनी कार में गाने चलाता हूँ तो मेरे बराबर में फ्रंट सीट पर बैठी हुई वह औरत अजीब तरीके से मेरी तरफ देखती है, और जब वो मेरी तरफ देखती है तो उसको मेरी तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर मैं उससे कहता हूँ कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, इसी वजह से मैं गाने चला रहा हूँ। जब मैं उससे यह कहता तो वो मुझसे कहती है कि इस नींद के चक्कर में तुम कार को कहीं पर ठोक मत देना। तो मैं उससे कहता हूँ कि नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं आ रही है, वो तो आप लोग आपस में कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब मेरी कार एक हाईवे पर फुल स्पीड में चल रही थी। तभी कार में गाने चलते चलते ही अचानक से ही बीच में एक हनुमान जी का भजन चलने लगता है, और उस हनुमान जी के भजन के चलते ही वो औरत मेरे ऊपर बहुत तेज तिलमिला उठती है और मेरे पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती हैं और मुझसे कहती हैं कि बंद करो इसे, इसी वक्त बंद करो, और अब दोबारा चलाना भी मत इसे। उस औरत के ऐसा कहते हैं ही पहले तो मैं अपने कार के म्यूज़िक सिस्टम को बंद करता हूँ और फिर उस औरत से पूछता हूँ कि क्या हुआ, आप इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही हैं। तो वो मुझसे कहती हैं कि इस कार में अब कोई भी गाने नहीं चलेंगे। जब उस औरत ने मुझसे ये कहा तो उस वक्त मैं सोचता हूँ कि शायद ये लोग सोने की कोशिश कर रहे हैं और कार में चल रहे भजन शायद इनको सोने में दिक्कत कर रहे हैं। यही सोचकर मैं उस चीज़ को भी नज़रअंदाज कर देता हूँ। अब उस रात तो मेरे साथ वैसा कुछ भी नहीं होता है और वह रात बड़े ही आराम से निकल जाती है, लेकिन उस रात एक चीज़ बहुत अजीब होती है।
जैसा कि मैंने आपको कहानी में पहले बताया कि हम लोग रात के 2 बजे के वक्त उनके घर से सभी लोग निकले थे और अभी कार को चलते हुए सिर्फ 2 घंटे ही हुए थे और लगभग सुबह के 4 बजे का वक्त हो रहा था। तभी वह औरत मुझसे कहती हैं कि आगे अगर कोई होटल आए तो वहां पर कार को रोक लेना। उस औरत के ऐसा कहने पर मैं सोचता हूँ कि शायद इन लोगों को हाथ मुंह धोना होगा और कुछ नाश्ता करना होगा, इसी वजह से ये ऐसा कह रही हैं। इसके बाद जैसे ही हाईवे पर आगे कोई होटल आता है तो मैं वहां पर अपनी कार को रोक देता हूं और वहां पर कार रोकने के बाद वो सभी लोग कार से नीचे उतर जाते हैं और उस होटल के अंदर जाने लगते हैं। जाते वक्त वह औरत मुझसे कहती है कि हम लोग अब होटल में आराम करेंगे और शाम होने के बाद यहाँ से निकलेंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक जाता हूँ और मैं उससे कहता हूँ कि शाम को क्यों, आप दिन में आराम कर लीजिए और हम दोपहर के वक्त यहाँ से निकल लेंगे। तो वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं, अब हमारी मर्जी चाहे हम कितनी ही देर यहाँ पर सोए और कितनी ही देर बाद चलें, तुम तो जितनी देर रुकोगे तुमको उस हिसाब से तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। और मुझसे इतना कहकर वह औरत अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालती है और मेरे मुंह पर मार देती है और मुझसे कहती हैं कि अब चुपचाप पड़े रहो शाम तक यहीं पर, जब तक हम लोग निकल कर नहीं आए तब तक यहीं पर रुकना। इसके बाद वो औरत उस होटल के अंदर उन सभी लोगों के साथ चली जाती है और मैं पूरे दिन अपनी ही गाड़ी में पड़ा रहता हूँ। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अजीब बात यह लग रही थी कि वो लोग दिन के वक्त ना ही तो होटल में नीचे की तरफ खाना खाने के लिए आते हैं और ना ही किसी और चीज के लिए आते हैं और ना ही मुझे संभालने के लिए आते हैं कि एक बार चलकर अपने ड्राइवर को तो देख आए कि वो किस हालत में है, उसने खाना खाया भी है या नहीं। मैंने पहले तो दोपहर के 2-2:30 बजे तक इंतजार किया और जब उनमें से कोई भी नीचे उतर कर नहीं आया तो उस औरत ने मुझे जो 500 का नोट दिया था मैं वो लेकर उस होटल के अंदर जाता हूँ और वहाँ पर खाना खा लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही दिन ढलता है और अंधेरा होता है तो वो लोग फिर से उस होटल से निकल कर आते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। उस वक्त शाम के लगभग 8 बज रहे थे। इसके बाद फिर से मैं अपनी कार में उन लोगों को लेकर वहाँ से निकलता हूँ। अब हम लोग हाईवे पर चल ही रहे थे कि तभी वह औरत मुझसे कहती है कि आगे चलकर इस हाईवे से एक बाई साइड में छोटी सड़क आएगी, उस पर अपनी कार को ले लेना। तभी मैं उस औरत से पूछता हूँ कि छोटी सड़क पर कार को क्यों लेना है, अपने को तो इस हाईवे से ही सीधा चलना है और ये हाईवे ही कोलकाता जाएगा। तो वो मुझसे कहती हैं कि इस सड़क पर आगे एक जगह है जहाँ पर आज हम लोगों को घूम कर आना है और तुम्हें अब अपनी कार को उसी तरफ लेना है। अब उस औरत के मुंह से यह बात सुनकर मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मुझे पहले ही उस आदमी ने कहा था कि उन लोगों ने अलग अलग जगह फिक्स कर रखी हैं और वो उन जगहों पर घूमते घूमते ही कोलकाता जाएंगे। अब मुझे कार चलाते हुए काफी समय हो चुका था और उस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। तभी वह औरत अचानक से ही मुझे रुकने का इशारा करती है और बाई साइड में अपनी हाथ की उंगली से इशारा करके मुझे बताती हैं कि वो देखो, वो जो सड़क दिख रही है उस पर अपनी कार को ले लो। उसके बाद जिस तरफ वो औरत बताती है मैं उसी तरफ अपनी कार को ले लेता हूँ। अब उस सड़क पर चलते हुए भी मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था, लेकिन जब मैं उसे सड़क पर अपनी कार को लेकर चल रहा था तो वह सड़क मुझे काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रही थी और उसे सड़क के दोनों ही तरफ काफी ज्यादा लंबे लंबे पेड़ थे जो कि आसमान को छू रहे थे और वहां पर चारों तरफ काफी घना अंधेरा था। अब हम लोग उस सड़क पर बहुत ही ज्यादा अंदर की तरफ आ चुके थे और अब रात के लगभग 12 बजने को आ रहे थे। तभी वह औरत मुझे थोड़ा आगे चलने के बाद एक तरफ कार को रोकने का इशारा करती है और जिस तरफ वो इशारा करती हैं तो मैं देखता हूं कि उस तरफ एक खाली मैदान पड़ा हुआ है और वो मुझसे कहती हैं कि उस मैदान के बीचों बीच ले जाकर अपनी इस कार को रोक दो। जब उस औरत ने उस जगह पर मुझे अपनी कार रोकने के लिए कहा तो मैं उस औरत से कहता हूं कि यहाँ पर तो कोई होटल भी नहीं है, तो फिर आप इतनी रात को इस जगह पर अपनी कार को क्यों रुकवा रही हो। तो वो मुझसे कहती हैं कि आज हम लोग रात को यहीं पर रुकेंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से यह बात सुनी तो मैं काफी ज्यादा चौंक गया और मैंने उससे कहा कि आप इस खुले मैदान में रात को कहाँ पर रहोगे। तो वो मुझसे कहती हैं कि हम लोग खुले मैदान में नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर टेंट लगा कर रहेंगे। जब उस औरत ने मुझसे यह बात कही तो मैं उससे पूछता हूँ कि हमारे पास टेंट का सामान कहाँ है।
जो हम लोग इस मैदान में टेंट लगाएंगे, तो वह औरत मुझसे कहती है कि पीछे जो हमने बैग रखे हैं उनमें टेंट का सामान रखा हुआ है, पर वो सिर्फ 5 लोगों के ही टेंट हैं और एक टेंट में सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है, तो इसी वजह से तुम्हें कार में ही सोना पड़ेगा। तो मैं उस औरत से कह देता हूँ कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप ये तो बताइए कि यहाँ पर खाने की क्या व्यवस्था है। तो वह औरत कहती है कि आज हम लोग खुद अपने हाथों से ही यहीं पर खुले मैदान में खाना पकाएंगे। जब मैंने उस औरत के मुंह से ये बात सुनी तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने ही हाथों से खाना पकाकर खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसी जगह पर मेरे साथ आगे चलकर कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा डरावनी और भयंकर होगी कि उसको देखने के बाद मेरे पैरों तले से ज़मीन ही खिसक जाएगी। अब मैं अपनी कार को ले जाकर उस खुले मैदान में रोक देता हूँ और कार को रोकते ही वो सभी लोग कार में से उतरते हैं और फिर उनमें से जो 2 आदमी पीछे की तरफ बैठे हुए थे वो मेरी कार की डिग्गी को खोलते हैं और उनमें से एक बैग निकालते हैं और उस बैग को ले जाकर उस मैदान के बीचों बीच रख देते हैं। और फिर थोड़ी ही देर में वो दोनों आदमी उस मैदान में 5 टेंट लगा देते हैं। पहले तो वो लोग उन टेंटों में थोड़ा आराम करते हैं और उसके बाद वो मेरी कार से एक बैग और उतार कर ले जाते हैं और उस बैग में उन लोगों का खाने का सामान रखा हुआ था और उसमें एक छोटा सा सिलेंडर और चूल्हा भी था और उसी पर वो लोग खाना पकाने की तैयारी कर रहे थे। अब मैं भी अपनी कार से उतरकर साइड में जाकर थोड़ा हल्का होकर आता हूँ और फिर वापस आकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाता हूँ। जब मैं उन लोगों के पास जाकर बैठता हूँ तो मैं उस औरत से पूछता हूँ कि आखिर आज आप क्या पकाने वाले हो। तो वो औरत मुझसे कहती है कि हम लोग आज चिकन पकाने वाले हैं। तो मैं उससे पूछता हूँ कि इस सुनसान जंगल में, इस खुले मैदान में हमारे लिए चिकन कहाँ से आएगा। अभी मैंने उस औरत से इतना कहा ही था कि तभी वो जो लड़की थी वो उस औरत से कहती हैं कि क्यों ना आज इस ड्राइवर को ही पकाकर खा लिया जाए। और जब उस लड़की ने अपने मुंह से यह बात बोली तो मैं अचानक से काफी ज्यादा डर गया और मैं उस लड़की से कहता हूँ कि मतलब क्या है आपकी बात का। मैंने उस लड़की से जब यह बात कही तो वह औरत गुस्से से उस लड़की की तरफ देखती है और उसे अपने होठों पर अंगुली रखकर चुप रहने का इशारा करती है और उसको वह इशारा करने के बाद वह औरत मुझसे कहती है कि अरे वो तो बच्ची है, तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो। इसके बाद जब उन लोगों के मसाले वगैरह पककर तैयार हो चुके थे तो वो दोनों आदमी मेरी कार की तरफ जाते हैं और फिर से मेरी कार की डिग्गी को खोलकर उस कार में से कुछ चिकन निकाल कर लाते हैं और मैं वहीं पर उस औरत के पास बैठा बैठा दूर से ही वो सब कुछ देख रहा था। जब वो लोग मेरी कार की तरफ से चिकन लेकर आते हैं तो उन लोगों को उधर से आता हुआ देखकर मैं सोचता हूँ कि इन लोगों ने शायद उन बैगों में पहले से ही चिकन रख रखा होगा और उसके बाद वो लोग वहां पर उस चिकन को लाकर पकाने के लिए रख देते हैं। लेकिन जब मेरी नज़र उस चिकन पर जाती है तो उसको देखकर मुझे कुछ अजीब सा लगता है, क्योंकि वह चिकन दिखने में बहुत ही ज़्यादा अलग सा दिखाई दे रहा था। दरअसल मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भी नॉनवेज खाता हूं और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहले कई बार चिकन खाया था, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इस तरह का चिकन नहीं देखा था। और उस चिकन को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तो आज से पहले इस तरह का चिकन पहले कभी भी नहीं देखा है। पर मैंने सोचा कि मुझे इन सब से क्या लेना है। मुझे तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और मैं उस वक्त इंतज़ार कर रहा था कि कब खाना बनकर तैयार हो और कब मैं भी इन लोगों के साथ अपनी पेट पूजा करूं। इसके बाद थोड़ी ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है और अब सब लोग एक जगह पर बैठकर ही खाना खाने लगते हैं, लेकिन वह औरत मुझे एक थाली में अलग से ही खाना डालकर दे देती है और मुझसे कहती हैं कि तुम साइड में बैठकर खाना खाओ, हम लोग यहाँ पर हमारे परिवार के लोग ही एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। मुझे इस चीज़ का पहले तो थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि शायद उन लोगों को अपने ही परिवार के साथ अकेले में बैठकर खाना है, तो मुझे उनके बीच में दखल नहीं देना चाहिए और मुझे तो सिर्फ खाने से और अपने पैसों से मतलब था। इसीलिए मैं उस औरत से वो खाने की थाली लेता हूँ और साइड में बैठकर अपना खाना खाने लगता हूँ। अभी मैंने खाना शुरू भी नहीं किया था, तभी मैं उन लोगों की तरफ देखता हूँ और जब मैं उन लोगों को वो खाना खाते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि वो लोग उस चिकन को इस तरह से खा रहे थे
जैसे कि आज से पहले उन्होंने कभी अपने जीवन में चिकन खाया ही ना हो। और वो लोग काफी भूखे नजर आ रहे थे, क्योंकि उनके खाने का तरीका ही इस तरह का था। तभी उनको देखते देखते ही मैं भी खाना खाने लगता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं उस चिकन को अपने मुंह में लेता हूँ, तो उस चिकन को चबाते हुए मुझे उसका टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। यानी कि आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बार चिकन खाया था, लेकिन आज से पहले मुझे कभी भी चिकन का टेस्ट इस तरह का नहीं लगा जैसा कि आज लग रहा था। तभी मैंने सोचा कि ये चिकन दिखने में भी कुछ अजीब सा दिख रहा था और अब खाने में भी बहुत अजीब लग रहा है। ये चिकन मुझे कुछ नॉर्मल तो नहीं लग रहा, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन तभी मैं किसी तरह अपने पूरे खाने को ख़त्म करता हूँ और खाने को ख़त्म करने के बाद वो लोग भी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं और मैं भी अपनी कार में जाकर सो जाता हूँ। अभी मुझे सोए हुए लगभग 1 घंटा ही हुआ था और उस वक्त रात के लगभग 2:30 बज रहे होंगे। तभी मुझे बहुत तेज टॉयलेट लगती है और मैं अपनी कार से उतरकर कार से थोड़ी साइड में जाकर टॉयलेट करने लगता हूँ। अभी मैं टॉयलेट कर ही रहा था कि तभी टॉयलेट करते करते ही मुझे मेरे कानों में किसी के घुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है और उस घुसफुसाहट की आवाज़ को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई आपस में बातचीत कर रहा है। तभी मैं टॉयलेट करके जब वापस आता हूँ और उन लोगों के टेंटों की तरफ देखता हूँ, तो मुझे उन 5 टेंटों में से 4 टेंट तो खाली ही नजर आ रहे थे और एक टेंट के अंदर मुझे 4-5 लोगों की परछाई नजर आ रही थी। यानी कि वो टेंट बाहर से तो 5 के 5 ही बंद थे, लेकिन उन टेंट के अंदर बैठे हुए लोगों की परछाई बाहर से नजर आ जाती थी। और उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही टेंट में उन 5 लोगों के बैठे होने की परछाई नजर आ रही थी और उनके धीरे धीरे बातें करने की आवाज भी मुझे मेरे कानों में सुनाई दे रही थी। तभी मैं सोचता हूँ कि कुछ तो गड़बड़ है और ये लोग रात के इस वक्त आपस में क्या बात कर रहे हैं। जब इन लोगों ने खाना खाया था तब तो ये लोग मुझे काफी ज्यादा थके हुए नजर आ रहे थे। तभी मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ और जब मैं अपनी गाड़ी के पास जाता हूँ तो डिग्गी के पास से गुजरते हुए मुझे अपनी गाड़ी के नीचे कुछ टपकने की आवाज़ सुनाई देती है और जब मैं वहाँ पर रुककर गौर से उस आवाज़ को सुनता हूँ तो वो टप टप की आवाज़ मेरी कार की डिग्गी से ही आ रही थी। और जब मैं उस आवाज़ को सुना तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मैंने सोचा कि कहीं गाड़ी के डीजल का टैंक तो लीक नहीं हो गया है। अब इसी चीज़ को देखने के लिए मैं अपने फ़ोन की लाइट जलाता हूँ और नीचे बैठकर गाड़ी के टैंक को देखने लगता हूँ। जब मैं नीचे बैठता हूँ तो मुझे मेरे गाड़ी का टैंक तो सही सलामत दिखाई देता है, लेकिन वहाँ पर जो चीज़ टपक रही थी उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि जैसे ही मैं अपने फ़ोन की लाइट जलाकर नीचे बैठता हूँ तो मुझे मेरी गाड़ी की डिग्गी से कुछ लाल लाल बूंदें टपकती हुई दिखाई दे रही थीं और नीचे काफ़ी ज़्यादा गिला गिला ज़मीन पर हो रखा था। जब मैंने उन टपकती हुई बूंदों को अपने हाथ की हथेली पर गिरा कर देखा तो वो किसी खून की तरह लग रही थी और उस चीज़ को देखते ही मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। इसके बाद मैंने फटाक से खड़े होकर अपनी गाड़ी की डिग्गी को खोला और जब मैंने गाड़ी की डिग्गी को खोलकर देखा तो उस पूरी डिग्गी में उन लोगों के बैग रखे हुए थे। इसके बाद मैंने एक एक करके उन लोगों के बैगों को खोलना शुरू किया और आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैंने उन लोगों के उन बैगों को खोलना शुरू किया तो मैंने वहां पर कुछ ऐसा देखा कि उसको देखते ही मैं चीखना चाहता था, लेकिन उस वक्त मेरी चीख भी नहीं निकल रही थी और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। और उस चीज़ को देखते ही मैं समझ गया था कि आज मैं बहुत ही गलत लोगों के साथ बुकिंग पर आ गया हूँ और मैं एक बहुत ही बड़े खतरे के अंदर हूँ और अब जितना जल्दी हो सके मुझे इस खतरे से बाहर निकलना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने डिग्गी के अंदर रखे हुए उन बैगों में ऐसा क्या देख लिया था जो मैं इतना ज़्यादा डर गया था। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही मैंने पहले बैग की चैन खोलकर उस बैग को खोला तो मुझे उस बैग के अंदर एक इंसान की आधी कटी हुई लाश दिखाई देती है और उस बैग में चारों तरफ खून ही खून हो रहा था और उस खून से सनी हुई वो लाश उस बैग में पड़ी हुई थी। लेकिन उस लाश को देखकर ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसी लड़की की लाश है या फिर किसी लड़के की। इसके बाद जैसे ही मैं दूसरे बैग को खोलता हूँ तो उस आधी कटी हुई लाश का दूसरा हिस्सा उस दूसरे बैग में पड़ा हुआ था और उस बैग में एक नहीं बल्कि 2-2 लाशें पड़ी हुई थीं और वो दोनों ही लाशें किसी लड़के की थीं। यानी कि वो 2 लाश
दो अलग अलग लड़कों की थी। इसके बाद जब मैं तीसरे बैग को खोलता हूँ तो उसमें भी एक लड़के की आधी कटी हुई लाश रखी हुई थी और उस बैग में एक तरफ उसी लड़के के शरीर के मांस का चिकन बना हुआ पड़ा था और शायद इसी चिकन को रात के वक्त वो दोनों आदमी निकाल कर लेकर गए थे और इसी को शायद उन लोगों ने आज रात को पकाकर खाया था। जब यह चीज़ मेरे दिमाग में आती है तो अचानक से ही मुझे अपने आप से बहुत ज़्यादा घृणा होने लगती है, क्योंकि मैंने भी वही पकाया हुआ चिकन खाया था। और अब यह चीज़ मेरे दिमाग में आते ही मुझे अंदर से बहुत तेज तेज कुछ अजीब सा होने लगता है और डर के साथ साथ थोड़ी ही देर में मुझे वहां पर उल्टी हो जाती है। और उस रात मैंने जो कुछ भी खाया था वो सारा का सारा उस उल्टी के साथ ही बाहर आकर गिर जाता है। उल्टी होने के बाद मैं फिर से उन बैगों में रखी हुई उन लाशों को देखने लगा था और अब उस चीज को देखकर मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मेरे हाथ पांव थर थर कांपने लगे थे। अभी मैं डिग्गी की तरफ अपना मुंह करके उन लाशों को देख ही रहा था कि तभी मुझे अचानक से ही अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, क्योंकि मुझे आगे की तरफ किसी की परछाई नजर आती है। और जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़कर देखता हूँ तो मुझे मेरे पीछे वो लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है। और जब मैंने उस लड़की को देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि अब वह लड़की मुझे कुछ बदली बदली सी दिखाई दे रही थी। और जब उस लड़की ने देखा कि मैंने उन बैगों में रखी हुई लाशों को देख लिया है तो वो लड़की जोर से चिल्लाती है। और वो लड़की इतनी जोर से चिल्लाती है कि उसके चिल्लाने की आवाज़ मुझे मेरे कानों में इतनी ज़्यादा चुभती है कि मैं अपने दोनों हाथों से अपने कानों को दबा लेता हूँ और वह लड़की चिल्लाकर अपने उन साथियों को बुलाती है। थोड़ी ही देर में वह दोनों औरत और वह दोनों आदमी वहाँ पर आ जाते हैं और जब वो देखते हैं कि मैंने उन बैगों में रखी हुई लाशों को देख लिया है तो फिर वो लोग मेरे ऊपर बहुत तेज तेज गुस्सा करने लगते हैं। लेकिन तभी मैं थोड़ी हिम्मत करके उन लोगों से कहता हूँ कि तुम लोग खूनी हो और तुम लोगों ने इनको मार दिया है। ये लोग कौन हैं जिनको तुमने मारा है? मुझे इनके बारे में बताओ, आखिर तुमने किसको मारा है? जब मैंने उन लोगों से ये बात पूछी तो वहाँ पर इससे आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि आप लोगों को मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता। क्योंकि इससे आगे मेरे साथ वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसको जब मैंने मेरी अपनी आंखों के सामने अपनी खुद की आंखों से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये मेरी आंखों के सामने क्या देख रहा हूँ। दरअसल जैसे ही मैंने उन लोगों से वह बात पूछी तो वो लोग पहले तो मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे थे और फिर मेरे ये पूछते ही वो जोर जोर से हंसने लगे थे और हंसते हंसते ही उन लोगों का चेहरा अजीब तरीके से बदलने लगता है और अब धीरे धीरे उनका रूप पूरी तरीके से बदल चुका था और अब वो मुझे किसी डायन और पिशाच की तरह दिखाई दे रहे थे। इस चीज को देखते ही मैं समझ गया था कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई डायन, भूत प्रेत और पिशाच हैं जिन्होंने आज मुझे अपने चंगुल में फंसा लिया है। अब इस चीज को देखते ही मैं वहां से भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं भाग पाता हूँ, क्योंकि उस वक्त डर के मारे मेरे हाथ पैर इतने ज्यादा कांप पर रहे थे कि मेरे पैर भागने के लिए उठ ही नहीं रहे थे। तभी वो डायन की तरह दिख रही लड़की मुझसे कहती है कि तुम जानना चाहते हो न कि इन बैगों में जिन लड़कों की लाशें पड़ी हुई हैं वो कौन है? तो सुनो, वो भी तुम्हारी तरह ही ड्राइवर थे जो हमें तुम्हारी तरह ही अपनी कार में घुमाने के लिए लेकर आए थे और एक एक करके हमने इनको मार डाला और अब इनकी तरह थोड़ी ही देर में तुम भी इसी बैग में एक कटी हुई लाश के रूप में पड़े रहोगे। जब मैंने उस डायन की तरह दिख रही लड़की के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब उस चुड़ैल की तरह दिख रही लड़की ने तो सिर्फ इतना ही कहा था। तभी वो जो औरत पहले फ्रंट सीट पर मेरे साथ इतनी दूर बैठकर आई थी वो मुझसे कहती हैं कि इन लोगों को उनके किए की सजा मिली है और अब तुम्हें भी इन्हीं की तरह सजा मिलेगी और तुमने तो इन कटी हुई लाशों को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें तो अभी और इसी वक्त मारना बहुत जरूरी है। इसके बाद वह दूसरी औरत मुझसे कहती हैं कि तुम अपने दिमाग में ये सोच रहे होगे कि हमने इन लोगों को क्यों मारा है, तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि इन्हीं लोगों की वजह से आज हम लोग इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग एक भूतों वाली जिंदगी जी रहे हैं। क्योंकि एक दिन इसी तरह हम लोग घूमने के लिए निकले थे। उस दिन उस कार को जो ड्राइवर चला रहा था उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसने हाईवे पर चलते हुए अपनी कार को शराब के नशे में एक ट्रक में ठोक दिया था और हम लोग वहीं पर जिंदा जलकर उस एक्सीडेंट में मर गए थे। अब तुम ही हमें बताओ,
आखिर उस दिन हम लोगों की क्या गलती थी? हम लोग तो सिर्फ उस ड्राइवर की गलती की वजह से ही मरे थे और आज तक भी हम लोगों को मुक्ति नहीं मिली है और हम लोग इधर से उधर भटक रहे हैं। हमारी आत्मा आज भी शांत नहीं हुई है और इसी वजह से उसी दिन से हम तुम कार ड्राइवर लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि तुम लोग अपना काम बहुत लापरवाही से करते हो और तुम्हारी वजह से ना जाने हमारे जैसे कितने परिवार उजड़ते हैं। और इसी वजह से अब हम लोग अलग अलग ड्राइवरों को फोन करके घूमने के नाम पर बुलाते हैं और फिर उनको इसी तरह मौत के घाट उतार देते हैं और फिर उन्हीं को पकाकर खा जाते हैं और इससे हमारी आत्मा को और हमारी रूह को बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। जब मैंने उन लोगों के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत ज्यादा डर गया और अब मुझे ऐसा लगने लगा था कि थोड़ी ही देर में ये चुड़ैल मुझे भी मारकर का काट देगी और इस बैग में इन्हीं लोगों की तरह मेरी लाश को भर देंगे और फिर आने वाले 1-2 दिन में मुझे भी पकाकर खा जाएंगे। लेकिन उस वक्त मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा आने लगता है और मैं सोचता हूं कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा। मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे छोटे बच्चों का चेहरा आता है और अब उस वक्त मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा याद कर रहा होता हूँ। तभी मैं सोचता हूँ कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे किसी भी तरह इन लोगों के चंगुलों से बचकर यहाँ से निकलना है। मैं अब धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे हटाने लगता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं थोड़ा अपने दिमाग को भी काम में लेता हूँ और अपने कदमों को पीछे हटाते हटाते उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर डरने का नाटक करता हूँ। हालांकि मैं अंदर से डर तो बहुत ही ज्यादा रहा था, लेकिन मैं उन लोगों के सामने ऐसा नाटक कर रहा था कि आप लोग मेरी जान बख्श दो, ताकि उन लोगों को इस चीज पर शक ना हो कि मैं अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रहा हूं और मैं यहां से भाग सकता हूं। अब मैं उन लोगों के सामने ऐसा करते हुए धीरे धीरे पीछे हट रहा था। तभी वो लोग सोचते हैं कि शायद मैं उन लोगों के सामने अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा हूं और अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा हूं और मुझको इस तरह से तड़पता हुआ देखकर वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अभी उन लोगों का ध्यान हंसने में ही था कि तभी मैं अपने कदमों को पीछे हटाते हटाते इतना पीछे आ चुका था कि उस वक्त मैं मेरी कार के ड्राइविंग सीट के पास में आ चुका था। तभी मैं फटाक से मेरे गाड़ी के ड्राइविंग सीट वाले फाटक को खोलता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठ जाता हूँ और गाड़ी के अंदर बैठते ही मेरी गाड़ी के सारे दरवाजों को लॉक कर देता हूँ और मुझे इस तरीके से गाड़ी में बैठता हुआ देखकर वो सारी की सारी चुड़ैल और डायन और वो 2 नर पिशाच बहुत तेज भागकर मेरे पास आते हैं। तभी मैं वहां से निकलने के लिए अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता हूँ, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो गाड़ी की चाबी पहले से ही गाड़ी में लगी हुई थी और तभी मैं चाबी को ऑन करता हूँ और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मेरे बार बार कोशिश करने के बाद भी उस वक्त गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और जब मैंने अपनी नजरों को ऊपर उठाकर देखा तो वो बड़ी वाली चुड़ैल उस वक्त मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी थी और जब उसने मुझे गाड़ी स्टार्ट ना होने पर इस तरह से डरता हुआ और परेशान होता हुआ देखा तो वो बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराने लगती हैं और मेरी तरफ हाथ से इशारा करती हैं कि क्या हुआ। लेकिन अभी भी मैं बार बार अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब मैं अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो एक चुड़ैल और जो डायन लड़की थी वो दोनों मेरी गाड़ी के शीशे पर जोर जोर से मुक्का मारने लगती हैं और वो मेरी गाड़ी के शीशे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। उनको इस तरह से बार बार इतनी तेज मेरी गाड़ी के शीशे पर मुक्का मारते हुए देखकर मैं सोचता हूँ कि थोड़ी ही देर में मेरी गाड़ी का शीशा टूट जाएगा और गाड़ी का शीशा टूटते ही ये लोग मुझे यहीं पर मार देंगे। तभी अचानक से मुझे मेरे दिमाग में एक चीज याद आती है कि जब कल रात को मैं इन लोगों को लेकर आ रहा था और अचानक से जब मेरी गाड़ी में गाने चलते चलते ही हनुमान जी का भजन चलने लगा था तो ये चुड़ैल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उस भजन की वजह से इसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। अब उस चीज को याद करते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद ये लोग हनुमान जी का भजन चलते ही या किसी भी देवता का भजन चलते ही मेरा पीछा छोड़ देंगे। उस वक्त मेरी गाड़ी की जो बैटरी थी वो तो ऑन थी, लेकिन बार बार चाबी करने के बावजूद भी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पर जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम था वो गाड़ी के बिना स्टार्ट हुए भी सिर्फ गाड़ी की बैटरी से ही चल जाता था और इसी चीज का फायदा मुझे उस वक्त मिला और मैं फटाक से अपनी गाड़ी के
म्यूजिक सिस्टम को चालू कर देता हूँ और म्यूजिक सिस्टम के चालू करते ही मैं तुरंत ही उसे गाड़ी में उस हनुमान जी के भजन के साथ ही उसके जस्ट पीछे हनुमान चालीसा भी चलती थी। तभी मैं पीछे वाला बटन दबाकर हनुमान चालीसा शुरू कर देता हूँ और हनुमान चालीसा के शुरू करते ही जब मैं हनुमान जी को याद करके उनका नाम लेकर जयकारे के साथ गाड़ी में फिर से चाबी घुमाता हूँ तो मेरी गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है और गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं देखता हूँ कि वो बड़ी वाली चुड़ैल अभी भी मेरी गाड़ी के बिल्कुल सामने ही खड़ी हुई थी। तभी उसको मेरे सामने खड़ा हुआ देखकर मैं पीछे वाला गियर डालता हूँ और गाड़ी को पीछे लेता हूँ, लेकिन थोड़ी दूर पीछे जाते ही गाड़ी रुक जाती है। और जब मैंने गाड़ी को इस तरह से अचानक से रुकता हुआ देखा तो मैं देखता हूँ कि वो जो नरपिशाच थे उन्होंने मेरी गाड़ी को अपने दोनों हाथों से रोक रखा है और वो अब मेरी गाड़ी को पीछे नहीं जाने दे रहे हैं। तभी मैं फिर से आगे की तरफ का गियर डालता हूँ और बहुत तेज गाड़ी को दौड़ाते हुए उस बड़ी वाली चुड़ैल को टक्कर मारकर आगे निकल जाता हूँ। लेकिन मेरे टक्कर मारने से पहले ही वो चुड़ैल वहां से अचानक से गायब हो जाती है। उस वक्त मैं उस मैदान में गाड़ी को अब बदहवास होकर भगा रहा था और थोड़ी ही देर बाद मैं गाड़ी को उस सड़क के ऊपर ले आता हूँ। लेकिन जब मैंने गाड़ी चलाते हुए पीछे के मिरर में देखा तो वो पांचों के पांचों डायन, चुड़ैल और नरपिशाच मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और वो चुड़ैल तो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हाथों में से ही चला गया, हाथों में से ही चला गया। और इस तरह से चिल्लाकर वो जोर जोर से विलाप कर रही थी। मैं बस अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को पूरा दबा देता हूँ और पूरी स्पीड में गाड़ी को वहां से भगाता हूँ। अब लगातार गाड़ी को भगाने के साथ ही मेरी गाड़ी में हनुमान चालीसा भी चल रही थी और मैं मन ही मन भी मुझे जैसी भी टूटी फूटी हनुमान चालीसा आती थी वो मैं बोलते जा रहा था। उस तरीके से गाड़ी भगाते हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था और अब मैं उस हाईवे के ऊपर आ गया था। उस हाईवे के ऊपर आते ही मैं मेरी गाड़ी को मुंबई सिटी की तरफ घुमा लेता हूँ और फिर उस हाईवे पर बदहवास होकर अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगता हूँ। अब मुझे एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां पर वो चुड़ैल, डायन और वो नरपिशाच मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सकें। तभी मुझे दूर से ही एक चीज नजर आती है। मुंबई में घुसने से पहले अगर आप में से कोई भी मुंबई आया होगा तो उसने देखा होगा कि अगर कोलकाता की तरफ से हाईवे से होते हुए आप मुंबई में आते हो तो मुंबई में घुसने से कुछ ही किलोमीटर पहले हाईवे के बगल में ही एक बड़ा सा गणेश जी का मंदिर आता है। और क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी की पूजा भी बड़ी धूमधाम से की जाती है, इसी वजह से वहां पर बहुत से गणेश जी के मंदिर आपको देखने को मिल जाते हैं। और उस वक्त मुझे हाईवे के बगल में दूर से ही वो मंदिर दिखाई दे रहा था। तभी मैं अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में उसे मंदिर की तरफ दौड़ाने लगता हूँ और थोड़ी ही देर में मैं उस मंदिर के पास पहुंच जाता हूँ और मैं अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार कर उस मंदिर की तरफ ले जाता हूँ। उस मंदिर के बाहर की तरफ ही गाड़ियों को रोकने की पार्किंग थी, लेकिन मैं अपनी गाड़ी को पार्किंग में नहीं ले जाता हूँ बल्कि बदहवास होकर उस मंदिर में ही अपनी गाड़ी को घुसा देता हूँ। और मुझे अपनी गाड़ी को इस तरह से मंदिर में घुसाता हुआ देखकर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो भागकर मेरे पास आते हैं और मुझको डांटने लगते हैं। उस वक्त रात को वहाँ पर कुछ 50-60 लोग दर्शन करने भी आए हुए थे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुंबई एक ऐसा शहर है जो दिन की बजाय रात को ज्यादा चलता है और उस वक्त रात के समय ही वहां पर लोग मंदिर में घूमने के लिए आए हुए थे। जब उन सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे उस जगह पर रोका तो मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी और मैं अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही उस मंदिर के अंदर दौड़ता हुआ जाता हूँ और उस मंदिर में जाकर गणेश जी के सामने पूरा का पूरा लेटकर उनका हाथ जोड़कर धन्यवाद करने लगता हूँ। जब उस मंदिर के पुजारी ने मुझे इस तरीके से पूरा पसीने में और हांफते हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तब तक उस जगह पर जो भी लोग मंदिर में मौजूद थे उनकी भीड़ सी लग गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इस तरीके से मंदिर के आंगन में गाड़ी को रोकते हुए देखा था तो सभी की नजर मेरी तरफ चली गई थी। तभी मैं उन गणेश जी के मंदिर के पुजारी को सारी बात बताता हूँ और उनको अपने साथ गाड़ी के पास लेकर जाता हूँ और अपनी डिग्गी को खोलकर उन लोगों को दिखाता हूँ। लेकिन आप लोग भी यह जानकर चौंक जाओगे कि जब मैंने डिग्गी खोलकर उन पंडित जी को लाशों को दिखाना चाहा तो उन बैगों में से वो लाशें गायब थीं, यानी कि उस वक्त वो बैग पूरी तरीके से खाली थे।
लेकिन उन बैगों में उस वक्त भी वो खून पड़ा हुआ था और उसे वक्त भी मेरी गाड़ी से वो खून टपक रहा था। तभी मेरी पूरी बात सुनने के बाद पंडित जी ने मुझे गणेश महाराज का एक रक्षा सूत्र मेरे हाथ में बांधा और मुझे कहा कि तुम इसी वक्त इस मंदिर का जो कुंड है उसमें जाकर स्नान करके आओ। और स्नान करके आने के बाद उन्होंने मुझको मंदिर में बिठाकर एक पूजा करवाई और कहा कि तुम आज की आज ही इस गाड़ी को बेच देना। जितना जल्दी हो सके तुम इस गाड़ी को बेचकर कोई दूसरी गाड़ी ले लेना। उसके दूसरे दिन ही मैंने उस कार को बेच दिया और उसके बाद मैंने रात के वक्त बुकिंग लेना ही बंद कर दिया था। लेकिन इसके साथ ही इस कहानी का एक पहलू अभी भी बचा हुआ है, यानी कि जो आदमी मुझे बुकिंग करवाकर हमेशा देता था और उस दिन भी जिसने मुझे वो बुकिंग दिलवाई थी, मैंने उसके पास फ़ोन किया और उसकी सारी घटना बताई कि तेरी दिलवाई हुई बुकिंग में मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने उससे कहा कि तू इंसानों के साथ साथ भूतों की भी बुकिंग कब से लेने लगा है। तेरी वजह से कल रात को मैं मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ और मरते मरते बचा हूँ। तो उस आदमी ने ये बात सुनकर मुझे जो कहा, उसको सुनकर उस वक्त जैसे मैं चौंक था, उसी तरह उस बात को सुनकर आप भी अब चौंकने वाले हो। दरअसल उस आदमी ने मुझसे कहा कि मैंने तो तुमको कोई फ़ोन किया ही नहीं था और ना ही मैंने तुम्हें कोई बुकिंग दी। तभी मैं उससे कहता हूँ कि यार तू कैसी बात कर रहा है, मेरे फ़ोन में तुम्हारा फ़ोन आया हुआ है और हमारे दोनों के बीच में जो बात हुई थी उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। तो वो आदमी मुझसे कहता है कि ठीक है, तू वो रिकॉर्डिंग मुझको भेज कि मैंने तेरे पास कब फ़ोन किया था। तभी मैं उससे कहता हूँ कि तूने मुझे टेक्स्ट मैसेज पर उन लोगों के घर का एड्रेस भी दिया था। तो वो मुझे कहता है कि तू मुझे सारी की सारी चीज़ें ही भेज दे। और जब मैंने उसका फ़ोन काट कर उसको वो चीज़ भेजने के लिए मेरे फ़ोन को चेक किया तो मैं काफ़ी ज़्यादा दंग रह गया, क्योंकि उस वक्त मेरे फ़ोन में ऐसा कुछ था ही नहीं। यानी कि ना ही तो उसका कोई मैसेज भेजा हुआ था, ना ही उसका कोई फ़ोन आया हुआ था और ना ही उसके और मेरे बीच में जो उस रात को बात हुई थी उसकी कोई रिकॉर्डिंग थी। अब यह चीज़ देखकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था और आज भी मुझे उस हादसे पर विश्वास नहीं होता है कि आज इस दौर में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके बाद मुझे कई दिनों तक बहुत तेज़ बुखार चढ़ा था और मैं कई दिनों तक बीमार भी रहा था, लेकिन बप्पा की कृपा से मैं जल्दी ही ठीक हो गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को ये कहानी यहाँ तक अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।